प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स को हम शामिल कर रहे हैं उसमें सबसे पहले तौहीन अदालत केस। सेनेटर फैसल वाडा का सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफी मांगने से इनकार। 16 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। मामलात में तनाव बरकरार, कल का अहम दिन। वाडा की किस्मत का फैसला क्या होगा? MQM के मुस्तफा कमाल ने माफी मांग ली, खुद को अदालती रहमो करम पर छोड़ दिया। वाडा ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब में क्या बताया? एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट समात। सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना सारे तनाजे की वजह बना। जस्टिस मुनीब अख्तर के अहम रिमार्क्स। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेती, सारे मसले हल हो जाते। चीफ जस्टिस काजी फाइजिस्ता ने दौरान समात वाजे कर दिया। आजाद उम्मीदवारों के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बाद मखसूस नशिस्तों पर PTI का दावा किस हद तक दुरुस्त है? दौरान समात चीफ जस्टिस ने कई अहम पॉइंट्स उजागर कर दिए। केस की मजीद समात 24 जून तक मुलतवी कर दी गई। इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे फॉरेन ऑफिस में ग्रेड 20 के अफसर की हार्ट अटैक से मौत। जूनियर अफसरान की काबिलियत पर बड़ा सवाल उठ गया। वजारत खारजा के 16 बड़े अफसरान ने सेक्रेटरी खारजा के जरिए सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को खत लिख दिया। किस अफसर के तौहीन आमेज रवैये से फॉरेन सर्विस ऑफिसर की मौत हुई? खत में बड़े बड़े इंकशाफात, एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे अब की बार 400 पार, मोदी का ख्वाब बिखर गया। भारतीय इलेक्शन में गैर मुतवक्के नताइज, बीजेपी को अपसेट। इलेक्शन मुकम्मल नताइज से पहले मुतनाज़े हो गया। राहुल गांधी ने एजेंसीज, ब्यूरोक्रेसी पर इलेक्शन में धांधली के इल्जामात लगा दिए। मोदी किस कदर मजबूत हुकूमत बना पाएंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। एक्सक्लूसिव गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर फैसल वाडा, साबिक फाकी वजीर। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैसल वाडा साहब। फैसल वाडा साहब, इंट्रो मैंने काफ़ी डिटेल से दिया। आज हर तरफ यही बात हो रही है जो आपने जवाब जमा कराया है, और ये देखा गया है कि आप डटे में हैं, माफ़ी नहीं मांग रहे आप। हालांकि मांग लिया करते हैं लोग अदालत से माफ़ी। आज मुस्तफ़ा कमाल ने भी माफ़ी मांग ली, गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। तो आप इसके रिपरकशंस के लिए तैयार हैं? क्यों नहीं मांग रहे माफ़ी? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, माफी मांगना एक स्ट्रेंथ होती है, और मैं तो खड़े पे ही माफी मांग लेता हूँ अगर मैं गलत हूँ। नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ तो मैंने जो काम किया नहीं है, तो मुझे तो पता ही नहीं है कि मुझे बुलाया कि जुर्म के अंदर। ना मुझे पता है कि मैंने गुनाह कबीरा किया है, ना मेरे पे कोई स्पेसिफिक चार्ज है, क्योंकि मैंने तो तौहीन अदालत कहीं से की नहीं है। मैं तो उसके जुमरे से भी नहीं गुजरा हूँ, करीब से भी नहीं गुजरा हूँ। तो जिन्होंने तड़ियां दी थी मौलाना साहब ने सुप्रीम कोर्ट में बाहर आके कि 5 लोगों की कुर्बानी रहेगी, हम जजों की जान से मारने की धमकी दी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा काली भेड़े आज की जुडिशरी को, और रऊफ हसन साहब और PTI दावा तब ताऊत और चीफ जस्टिस को मुनाजा बना रही है नाम ले लेकर। तो क्या मैंने वो काम नहीं किया? क्या वो काम पे तौहीन अदालत नहीं होती है, और इस काम पे होती है कि मैंने गुनाह कबीरा कर लिया, कि सवाल कर लिया 19A के तहत के जज साहब वो सबूत तो दे दें जिसने लिखा था, तो जवाब भी आया तो मुतवाज़ा आया, कंफ्यूज आया, छिपाने की कोशिश की गई। तो अगर मेरा ये गुनाह कबीरा है, ये तो गुनाह मैं कौम के साथ करूंगा, कौम को सच बताऊंगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि खुद जज साहब ने कल बताया है साइफर केस में कि भाई प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर अगर कौम को ही बताएंगे तो कौन बताएगा? तो हम कौम को काला भी बताएंगे और सफेद भी बताएंगे। जिसका जो काम होगा और जिसने जो काम किया होगा और जो जिस फैसले से गुजर रहा होगा वो सब कौम को बताएंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? दूसरी चीज ये कि आप मुझे घसीट के जर्मनी के अंदर अंडे महंगे हो जाए, आप मुझे बुला लें। किसी के घर में दूध नहीं पहुंचा, आप मुझे बुला लें। किसी के घर बिजली खत्म हो गई, जनरेटर में डीजल नहीं था, आपने मुझे बुला लिया। क्योंकि मैं एक कारोबारी आदमी हूँ, कराची से मेरा ताल्लुक है, मेरे डोमिसाइल पे बकौल MQM के पंजाब में लिखा हुआ। तो क्या मेरा ये कसूर हो गया है कि मैंने कोई सवाल कर लिया है? अगर आपसे मैं भी बात कर रहा हूँ और इज्जत से बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे कहें कि मैं सुबह उठ के तो आपको मेरे घर वालों ने कहा है कि आपने मेरे साथ बड़ी बुराई की है, मैं कहूँगा तो ये तो आपके दिमाग के अंदर है, क्या मैंने की? मैंने तो आपसे बात बड़ी इज्जत से की है। अगर आप मुझसे पूछते हैं फादर्स नेम और मैं आपसे कहता हूँ मेरे बाप का नाम पूछ रहे हैं, तो मैं ये कहूँ कि मैं वालिद का नाम पूछ रहे हैं तो ठीक है, और बाप का नाम पूछना गलत है। तो दिस इज द वे आई टॉक। तो मुनाफिक थोड़ी हूँ। अगर मुनाफिकत सियासत का काम है और नोटे बनाना सियासत का काम है और फाइलों के लिए डरना सियासत का काम है और अपनी जबान से फिर जाना सियासत का काम है, तो मैं वो सियासतदान नहीं।
फैसल वाडा साहब, आपका जो टोन लग रहा है, जो आपका इमोशन लग रहा है, वो इस किस्म का है कि आप जाके कंटेस्ट करेंगे। तो अब कल का क्या माहौल देख रहे हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको क्या लग रहा है, आपके साथ जो हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स हैं वो इज़हार यकजहती के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? देखिए जी, वो तो ये तो देखिए पूरे पाकिस्तान का मामला है, पूरे पाकिस्तान की दोनों असेंबलियों का मामला है। मुझे अखर मनला जज ने प्रॉक्सी कहा है, तो इतनी जुर्रत दिखाई है तो फिर जुर्रत के साथ मेरे सबूत भी दे। और जज तो किसी पे इल्जाम लगा नहीं सकता। तो अगर कंटेम्प्ट पाकिस्तान का हो रहा है, जब वो जज खुद कहते हैं कि हम ब्लैक बम्बल भी हैं और अपने कुलीग को भी उसमें ले आते हैं, फिर वो प्रॉक्सी कह देते हैं, फिर वो किसी की खुदाई दावे औकात और हैसियत की बात कर लेते हैं, और प्रॉक्सी पे अभी तक कोई कंटेम्प्ट का नोटिस नहीं आता। नस्ला टावर में पाकिस्तानियों का कंटेम्प्ट होता है, गरीबों के साथ नाइंसाफी पे होता है, रेकॉर्ड टैक्स में अरबों डॉलर चले जाते हैं इंसाफ और कानून के निजाम से। और अगर इसके ऊपर कंटेम्प्ट नहीं, तो भाई मैं तो कंटेम्प्ट से गुजरा ही नहीं हूँ, ठीक है। तो मुझे आप माफी मांगना, अगर मैं गलत हूँ तो मैं खड़े पे मांग लूंगा। मुझे पहले बताएं तो कि मैंने गुनाह कबीरा किया है, मैंने किसका नाम लिया है, मैंने नाम भी नहीं लिया है। अगर मैंने ये कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बात मैंने की उसका फुल स्टॉप, कॉमा, एक एक लफ्ज मैं खड़ा हूँ उसके ऊपर, भाई मैं मुनाफिक थोड़ी हूँ। अगर मैंने ये कहा है कि अगर आप मेरी पगड़ियां उछालेंगे तो पगड़ियों को फुटबॉल बना दूंगा, तो हाँ, अगर आप करेंगे तो मैं करूंगा। अब आप में से कोई भी हो सकता है, पाकिस्तान के मंसब पे बैठा हुआ हो सकता है, आम चलता हुआ आदमी हो सकता है, कोई एंकर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर आप मेरी कहेंगे कि मुझे कोई गाली देगा और मैं जवाब में मुस्कुरा दूंगा, तो नहीं है ऐसा। अरे सर, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। वैसे यूजली तौर पर आपके वकील साहब ने आपको क्या मशवरा दिया था जब इनिशियली डिस्कशन हुई कि हाथ ज़रा हौला रखें, थोड़ा सा सॉफ्ट रहें, अपीज़ करें, और स्पेशली कल आपकी जब पेशी है, वकला तो यूजली तौर पर अपने क्लाइंट को ज़रा ठंडा रखते हैं 2-4 दिन के, भाई सब सीन से गायब हो जाएं, लोग इशू को भूल जाएं, तो हम जाके आगे पीछे कर आके कि माफ़ी तलाफ़ी करा के जान छुड़ा लेंगे। आप तो लगता है कि बिल्कुल किसी और उसमें मूड में है सर। तो आपके वकील ने क्या मशवरा दिया सर आपको? आपके वकील साहब देखिए, मीडिया को मैं कंप्लेन नहीं करता, क्योंकि मीडिया जो अच्छी चीजें वहां सनसनी फैलाता है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि सर, मैं खड़े पे कैमरे के सामने माफी मांगने में मुझे कोई कबात नहीं है अगर मैं गलत हूँ। यहाँ तो मैं कहीं गुजरा ही नहीं हूँ, मैं आपके घर के पास से नहीं गुजरा हूँ। आपने कह दिया कि आपने मेरा बल तोड़ दिए, तो मैं आपसे पूछूंगा ना, रोक भाई मैं तो कराची में था, आप तो शाहबाद में, मैं कैसे दवा हो सकता हूँ? अच्छा जी, आपने कहा नहीं, फिर भी तुमने बल तोड़ा। तो मैं तो ये जो अदलिया का वकार है उसके लिए, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब उनके आने से पहले मैं ईमानदार समझता था, आज भी समझता हूँ। उनका ऑनरेबल जजेस का पैनल है, मैं जाके पेश कर रहा हूँ। ये सर मैं तो क्लियर हूँ, मैं ऑनरेबल भी उस आदमी को कहूंगा जिसको मैं ऑनरेबल समझूंगा। इससे पहले भी अगर आपको याद मुनाफिक नहीं हूँ तो मैं क्या करूँ, मैं ऐसे ही पैदा हुआ हूँ साहब। आई एम सॉरी कि आपको कट कर रहा हूँ। आपको याद होगा, आप दूसरी दफा मेरा ख्याल है पेश हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। पहले भी जब गए थे तो उस वक्त भी इसी तरह के इश्यूज थे और आपको वहाँ पे इस्तीफा देना पड़ गया था, आपको याद होगा। दूसरी दफा अब आप एक और इसी तरह के केस में जा रहे हैं जहाँ पे मुमकिन है कि आपके लिए मुश्किलात पैदा हो। थोड़ा सा नर्वस हैं? कल आपने पेश होने, आखिर जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट है, जिनके हाथ में आपका पॉलिटिकल फ्यूचर है, दूसरे लफ्जों में वो सजा भी दे सकते हैं, अदरवाइज भी कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। कोई नर्वसनेस, कोई थोड़ा सा कोई दबाव, कोई प्रेशर? राउत साहब देखिए, एक तो ये कि वैसे तो अदालती निज़ाम 140 नंबर पे इसीलिए है कि इंसाफ नहीं होता, और मुझे तो पहले भी मेरी माँ डेथ बेड पे थी जब मुझे पीटा गया बेरहमी से, मुझे साथ नाइंसाफी की गई, जो सुप्रीम कोर्ट में मैं इनोसेंट साबित हुआ। नंबर 1। नंबर 2 है कि मैं अल्लाह से डरने वाला आदमी हूँ, मैं कोई नेक आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरा ईमान बड़ा मजबूत है। इंसान की मैं इज्जत और एहतराम तो कर सकता हूँ, लेकिन इंसान से मैं डरता नहीं, चाहे वो दुनिया में कोई भी इंसान, ठीक है जी। तो यहाँ तक मेरी लाइन बड़ी क्लियर है, और कॉन्फिडेंस, और जहाँ तक देखे मैं कोई रोज अशर में थोड़ी जा रहा हूँ, वहां मुझे डरना चाहिए, वहां मेरी टांगें कांपनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तो मैं मेरिट पे भी हूँ, कानूनी तौर पे कोई जवाब, कोई कानून मुझे कंटेम्प्ट के जुमरे में नहीं बुला भी सकता, लेकिन मुझे बुलाया तो मैं उनके वकार के तहत जा रहा हूँ। अब वो मुझे बता देंगे भाई मैंने गुनाह कबीरा ये किया है कि 19A के तहत मैंने जज से सवाल किया, और सवाल के जवाब में डिस्क्रिपेंसी और गलत
यानी या तासुर गलत देने की चीज हुई है और ये मेरा गुनाह है, ये अकाउंट के आगे मैं बार बार करूंगा। अच्छा सर, और इसका फैसला अल्लाह ताला करेगा। बंदा ना मेरी इज्जत का फैसला कर सकता है, ना मेरे मुकद्दर का फैसला कर सकता है, ना मेरे रिस्क रोटी का कर सकता है, ना मेरे इक़्तिदार का कर सकता है। अगर ये ईमान आपका पक्का है तो आपको फिक्र होने की जरूरत नहीं। जब अल्लाह के हाथ में चीज है तो अल्लाह ही सारा रास्ता बनाएगा। अच्छा, जब हामिद मीर साहब पे गोलियां चली थी राउत साहब, तो हामिद मीर साहब के ऊपर गोलियां चलाने वाले ने तो उनको मार दिया था, लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी नहीं थी, उसकी रजा नहीं थी, तो वो बच गए। इसी तरीके से जब मुझे नाअहल किया गया, यही जज अजहर मिल्ला ने अनप्रेसिडेंटेड केस किया, तो मेरी अल्लाह ताला ने रहम डाला सुप्रीम कोर्ट के अंदर और मेरी नाअहली खत्म हो गई। तो अल्लाह ताला के कामों के अंदर मैं क्यों बीच में पढ़ूं? मैं कोई आलिम मौलम नहीं हूँ, लेकिन मेरा ईमान बड़ा मजबूत है। अच्छा, आप बात हक की बहुत बजा के करता हूँ, आप खड़ा रहता हूँ। आप समझते नहीं है कि एक रात पहले, मतलब फ्यू आवर्स बिफोर ये प्रोसीडिंग, आप थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के लिए या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए या दूसरे लफ्ज़ों में चीफ जस्टिस साहब के लिए कुछ मुश्किलात पैदा कर रहे हैं कि वो अगर कहीं पे थोड़ा सा सॉफ्ट रहना चाहते हैं कि चलें किसी को हम तौहीन अदालत में कोई ज़्यादा कोई स्ट्रिक्ट लाइन ना लें, तो आपको लगता नहीं है कि आपकी गुफ्तगू से उनके लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं? अगर वो कुछ नहीं करते, लोग कहेंगे देखें जी कि वाडा साहब ने आपका वो कर दिया और आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। मेरी गुजारिश ये है सर कि मैं अगर एक आदमी की जबान का वो पक्का नहीं, जिसकी जबान नहीं उसका कुछ नहीं, और इंसान से जब गलती होती है तो उस समय जरूरत होनी चाहिए कि वो माफी मांगे। आप मुझसे पूछ रहे हैं फादर्स नेम, मैंने कहा सर आप मेरे बाप का नाम पूछ रहे हैं, आप ऑफेंड हो जाए। अगर मैं कहूँगा आपने मेरे वालिद का नाम पूछा तो वो पोलाइट है, ठीक है भाई, जवाब तो एक ही है ना, बाप भी एक ही है और वालिद भी एक ही है। तो अगर आपको लगता है कि मैं पैदा सोच विचार से ऐसा ही हूँ, ब्लंट हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, नहीं है मेरी जिंदगी में डर, तो मैं क्या करूँ? मुनाफत करूँ? क्यों मुझे जज हजरात के लिए कोई मुश्किल होगी? मुझे बताएंगे तो ना, मुझे फांसी की सजा देंगे या जजा देंगे तो बताएंगे तो, या नहीं? मैं सवाल भी नहीं कर सकता, अपने डिफेंस की बात भी नहीं कर सकता, मैं वजूहात भी नहीं बता सकता। जिन्होंने कत्ले आम की बातें की हैं वहां तो कानून खामोश है। तो मेरे केस में मैं पूछूंगा ना कि बेदोरा निजाम। अच्छा सर, क्या वजह है कि आपने जो उसमें कोर्ट भी किया है अपने उसमें जवाब में कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा जनाब के 4-5 जजेस की कुर्बानी दे दे, मतलब ही वाज टॉकिंग, उसमें फिजिकल हार्म था, लिटरली कह रहे थे, मिसाल दे रहे थे, आई डोंट नो, उन्होंने बात की। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने कहा जनाब काली भेड़े हैं, रऊफ हसन साहब ने कहा जनाब टाउट हैं। उनमें से किसी की गर्दन नहीं फंसी सर, आपकी फंस गई है सर। वैसे हो आपकी गर्दन छोटी निकली है या उनकी बड़ी थी? देखिए सर, मसला ये है कि शरीफ आदमी जो है ना, उसको लोग कहीं भी कहीं किसी जगह पर भी फंसा लेते हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि शरीफ आदमी अगर पढ़ा लिखा हो और उसकी जेब में और उसके छत रोटी का अल्लाह ने फैसला किया हो, तो वो अपने डिफेंस में इतना सब कुछ ले आएगा कि वो डिफेंस के अंदर आपको कानून की तशरीह करनी पड़ेगी। कानूनी तौर पे मेरा कंटेम्प्ट के करीब से भी मैं नहीं गुजरा हूं सर। अगर मुझे ये कहा जा रहा है या आप कह रहे हैं कि मैंने कोई तौहीन नहीं की, भाई अगर मैं तौहीन करता तो मेरे अंदर की जरूरत है कि मैं माफी मांगता और पहले तो एडमिट करता मैंने की है। दुनिया का कोई भी गलत काम करूंगा, मैं झूठा आदमी मुनाफिक नहीं हूँ भाई, मैं गैलरी की तरफ नहीं खेलता, मैं लोगों को नहीं बताता कि मैं हाकिम ताई हूँ। जब मैंने फौजी बूट रखा था सर, ये बताइएगा मुल्क के 3 बड़े तगड़े आदमी, जब मैंने पाकिस्तान के पहले दिन बूट रखा था कासिम बासी के शो पे, तो 3 बड़े आदमी तगड़े पावरफुल लोग, चीफ ऑफ आर्मी साहब, DGI और प्राइम मिनिस्टर उस वक्त का, उन्होंने कहा माफी मांगो। मैंने कहा सर मैंने तो तौहीन का सोचा भी नहीं है फौज की, इसलिए मैं माफी नहीं मांगूंगा। दुनिया आसमान एक होगी, मैंने नहीं मांगी क्योंकि मैंने फौज की तस्लील की नहीं थी, मेरी नीयत ही नहीं थी। अगर आप जबरदस्ती मुझे कहेंगे फौज की मैंने, लेकिन ये अलग बात है सर, काशिफ बासी बेचारे का शो बंद हो गया था सर उसके बाद। एक मिनट में रऊफ साहब, सर काशिफ बासी साहब का बेचारा इसलिए ना कहें, काशिफ बासी के शो के लिए मैंने लिख के दिया था कि उसका कोई कसूर नहीं, ना उसके कोई चैनल का कसूर है, ना उसको पता है, ये सारी जिम्मेदारी मेरी है सर। मैं खड़ा होने वाला आदमी हूँ, मैं तूफान विंड के अगेंस्ट खड़ा होता हूँ, मैं अल्ताफ हुसैन के भी अगेंस्ट खड़ा हुआ, मैं एक खास के भी अगेंस्ट खड़ा हुआ जब वो तना ताजा तगड़ा था। मैं हर चीज मेरिट पे करता हूँ,
मेरी बचत अल्लाह मियां करेगा, इंसान से ना मैंने मांगा है ना। सर ये बताएं फैसल साहब कि अगर कल वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब आपको कहते हैं कि ठीक है जी हमने आपके 18 पेजेस पढ़ लिए हैं, क्योंकि आपके वकील ने, मैंने जो पढ़ा है बड़ा, उसने एक बड़े अच्छे तरीके से ड्राफ्टिंग की है, उसमें आपकी इन तमाम चीज़ों को क्वालिफाई किया है, जस्टिफाई करने की उन्होंने अपनी कोशिश की। अगर चीफ साहब कहते हैं कि फेयर एनफ जी ना बात ख़त्म करते हैं, हमने आपके जवाबात भी पढ़ लिए, सब कुछ हो गया, कोर्ट की प्रेस्टीज का मसला है, सुप्रीम कोर्ट का मसला है, बस ठीक है आप यहाँ पे सॉरी करें, माफ़ी मांगे, लेट्स क्लोज द चैप्टर, देन सर माफ़ी मांगेंगे आप? वो मुझे देखिए, चीफ जस्टिस साहब और उनका पैनल, मैंने कहा मेरी काबिल इज्जत है, ऑनरेबल है, ऑनेस्ट है, इसीलिए मैं फेयर हो रहा हूँ, ठीक है। एक दूसरा, मैंने आपको ये कहा कि देखिए चीफ जस्टिस साहब ऐसी हवा में तो नहीं बात करेंगे, तो अल्लाह ताला ने मनसब दिया, वो मुझे बताएंगे तुमने जुर्म किया है, तुमने ये काम कर दिए हैं, ठीक है, तो वो मुझे बताएंगे तो ना, ठीक है। दूसरा, मुझे कोई शर्मिंदगी या शर्म नहीं है, मैं गलत होऊंगा सर, हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा, लेकिन जब मैं गलत नहीं हूँ, मैंने किया ही नहीं कोई गुनाह। तो सर ये फैसला कौन करेगा कि कौन, ये फैसला कौन करेगा सर? दादी के ऊपर एक कमरे में, मैं आपके स्टूडियो में आऊँ, 50 आदमी फ्लैशर को क्या घुस जाए और मेरे कंपटी बंदूक रख दे और कहें कि तुम चीजें दो, तो मैं यही करूंगा ना। ये बताएं, ये फैसला फिर कौन करेगा कि आप गलत हैं या सही हैं? क्योंकि आप तो कह रहे हैं मैं गलत नहीं हूं, देन हु इज गोइंग टू डिसाइड इट, कि आप अगर जिसकी बात मानेंगे, कोई कहे आपको कि हाँ जी ये बात आपकी ठीक नहीं है, गलत है, माफी मांगे, कोई ऐसा बंदा है आपके जहन में जिसकी बात मानेंगे? क्योंकि आप तो कह रहे हैं मैं तो गलत ही नहीं हूँ, कोई ऐसा बंदा? मैं तो यही कह, मैं तो भरोसा करता हूँ ना चीफ जस्टिस साहब और उनके पैनल के ऊपर। मैंने तो ये नहीं कहा कि मैं उनके फैसले को नहीं मानता, मैंने तो कहा मैं इसीलिए फेयर हो रहा हूँ कि मेरा यकीन है कि वो ईमानदार आदमी, और उनकी तकरीर से पहले मैं कहता था ये बात, जब मेरी पार्टी भी उनके खिलाफ थी एक खास के साथ मिलके, तब भी मैंने उनके खिलाफ कोई बात नहीं की, क्योंकि मेरा ईमान था कि वो ठीक आदमी, तो मैं तब भी मेरा तो खड़ा रहता हूँ, और जो गलत है उसको खुल के गलत कहता हूँ। अच्छा सर, क्योंकि आपके पास बहुत सारी और भी इन्फॉर्मेशन होती है, आपका फायदा उठाते हुए एक खान साहब का आप क्या देख रहे हैं? साइफर केस में उनको बरी कर दिया गया है, कुछ उनकी जमानतें भी हुई हैं, लग रहा है रिलीफ मिल रहा है, कोर्ट में भी केसेस होना शुरू हो गए। सो खान साहब की क्या उम्मीद देख रहे हैं? उनको जल्दी बहर आप आता देख रहे हैं जेल से? कोई मुज़ाकरात कोई बात? नहीं। अच्छा, नहीं, ना मुज़ाकरात ना बारात से देख रहा हूँ। आप पकड़ते जाएंगे वो छोड़ते जाएंगे, आप पकड़ते जाएंगे वो छोड़ते जाएंगे, करतूतों की वजह से सब एक साथ पकड़े जाएंगे। तो ये क्या मतलब कब तक चलेगा ये सारा, कि खान साहब की जमानत होगी, नया केस डाल देंगे उन पे? सर अभी तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो देखिए ये कानूनी खेल है। यहाँ जब आप जिस नौयत की सियासत हो रही है उसके ऊपर तो मुझे तो मेरा तजरिया यही कहता है कि एनालिसिस यही कहता है कि बैन की तरफ जाएगी। सॉर्ट ऑफ बैन अगर बैन भी नहीं होता, क्योंकि वो चहीते हैं या पॉपुलर वेव है और ट्रोल से डरते हैं लोग, और एक मनसूबा बंदी के तहत इंडियन ट्रोल्स भी उनका साथ दे रहे हैं, वो मुल्क तोड़ने की बात भी कर रहे हैं, और इसकी पसे पर्दा बहुत सारी भेड़े जो हैं, काली भेड़े भी हैं, और सब अपने इंटरेस्ट के लिए गेम कर रहे हैं। तो ये जब पटाखा बजेगा तो ऐसा तो नहीं कि पटाखा होगा, पटाखा बड़ा सनसनीखेज पटाखा होगा। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? खुदा ना खास्ता कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हो सकती हैं ये चीजें देख के, जस्ट टू मेक इमरान खान फॉल इन लाइन और टू पनिश हिम? देखिए सब आपका कॉन्टेक्शन है, आप अपनी जगह के मालिक है, आप बादशाह है, आप उसके मतलब 100 निकाल लें। मैं तो अपनी बात करके वहां रुक जाता हूँ। अच्छा सर, ये हम देख रहे हैं कि एक इम्प्रेशन आया है पिछले मतलब एक साल में, हम देख रहे हैं लोगों का भी, मीडिया में भी, अदरवाइज भी, कि शायद एस्टेब्लिशमेंट अपनी तमाम तर पावर के साथ, क्लाउड के साथ, रिसोर्सेज के साथ, वो खान साहब को कोई वो कर नहीं सकी। खान साहब मतलब हैज इमर्ज एज वो कहते हैं लार्जर देन एस्टेब्लिशमेंट, वन मैन, एक होता है वन मैन आर्मी, वन मैन डेमोलिशन स्क्वाड। लोग तो उनको इस तरह देखना शुरू हो गए हैं कि जनाब वो डिफाई भी कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, और एस्टेब्लिशमेंट अब तक उनको कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं डाल सकी। लोगों को तो ये इंटरप्रिटेशन है। साहब मैं आपको सिर्फ इसकी एक मिसाल दे सकता हूँ कि भुट्टो साहब से बड़ा लीडर अभी तक पाकिस्तान की हिस्ट्री से गुजरा नहीं है, रीसेंट हिस्ट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, तो आप इमरान खान साहब को बड़ा लीडर नहीं समझते भुट्टो साहब से? वो तो बहुत सारे उनको फॉलोअर कहते हैं, बहुत आगे निकल गए इमरान खान साहब। भुट्टो साहब इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का तो क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन भुट्टो साहब वाज अ लेजेंड फॉर डेमोक्रेसी। ओके, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब आप, मैंने तो बड़ा सीधा सवाल आपसे किया है कि क्या आपने इनकम पाकिस्तान में क्यों बैन किया, लंदन में क्यों बैन किया था? आपने तरीके लब्बैक को, क्योंकि वो चिंगम नहीं खाते, जीन्स नहीं पहनते, इसलिए आपने उनके साथ वो शेड्यूल में डाला था उनको। ठीक है, देखिए आप 6 और 9 की कहानी खत्म होगी सर पाकिस्तान में।
अब पाकिस्तान में 6 और 9 नहीं खेल सकते हैं। अभी भी हम ये खेल देख रहे हैं, कभी 6 कभी 9, कभी 6 कभी 9। तो ये सर, ये तो फिर वो कैट एंड माउस चलता रहेगा। जो आपने कहा है कि वो बाहर नहीं आ रहे खान साहब को, नया केस आ जाएगा, नई सजा आ जाएगी, जमानत हो जाएगी, बरी हो जाएंगे, फिर को नए उसमें चक्कर में डाल देंगे। ये कब तक? 2 साल, 5 साल, 4 साल, 6 महीने? आपकी क्या रीडिंग है सर ये इन्फॉर्मेशन? देखिए सर, मैं तो आपको तजवीज़ दे सकता हूँ। मैं तो अभी रिसेंट टाइम्स में आपको ऐसी चीज होते हुए देख रहा। और देखिए, आपको 9 मई और SIFC के ऊपर और फिर ये जो 71 वॉर को आप साथ मिला लें और पुस्तनाई सारी मिला लें और इंटरनेशनल ट्रोलिंग और प्रेशर देख लें, तो आईने की तरफ आपको नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्या चाहते हैं वो। अपनी सियासत के लिए इस हद तक चले जाएंगे, इसी से उनको रोका था, इसीलिए निकाला दिया। आप मुझे नहीं पता उनके लेक्चर देने वाले वही खास और जिंदूत है या कोई और भी है। लास्टली आप बार बार आजकल कह रहे हैं कि PTI पे पाबंदी लगने के चांसेस हैं। इज इट सो? आपको लग रहा है कि इनको पाबंदी लगा देंगे? सर मैंने कहा लग सकती है। असूलन जब भी मैं कोई बात करता हूँ 15 दिन, 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने बाद अल्लाह इज्जत रख लेता है, वो काम हो जाता है। तो वक्त से पहले आपको बता रहा हूँ, अब वो नहीं होगा तो कुछ और हो जाएगा, कुछ और नहीं तो कुछ और हो जाएगा। इस मुल्क के अंदर 6-9 होता रहे। जब जरूरत हुई छोड़ दिया, जब से अब कर लिया, जब से नाइल कर दिया, जब से हेल कर दिया, जब से डिस्क्वालीफाई कर दिया, जब से क्वालिफाई कर दिया। ये खेल तो पाकिस्तान में ड्रामा 35 साल चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, एंजॉय करें। वाह सर, क्या खूबसूरत मुल्क है सर, एंड व्हाट इंटरेस्टिंग टाइम्स। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। फैसल वाडा साहब हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी मतीन हैदर साहब। उनसे डिस्कस करेंगे ये जो एक्सक्लूसिव स्टोरी है, फॉरेन सर्विसेज के ग्रेड 20 के अफसर हैं, उनकी पुरस्कार मौत हुई, हार्ट अटैक हुआ उनको अचानक। उसके बाद कुछ 16 अफसरान ने ख़त लिखा सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को। वो ख़त क्यों लिखा गया, ये मौत कैसे वाक़या हुई, ये ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी मतीन हैदर साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मतीन हैदर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मतीन हैदर साहब, आपकी बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी है, इसके हवाले से बात करेंगे। ये फॉरेन ऑफिस के एक ग्रेड 20 के ऑफिसर हैं और इनके साथ ये मामला हुआ, पुलिसदार इनकी मौत हुई, इनको हार्ट अटैक हुआ अचानक। इसके बाद कुछ 16 अफसरान हैं जिन्होंने सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को ख़त लिखा। तो ज़रा इस खबर के हवाले से बताएं, कैसे ये मौत वाक़ई हुई, क्या लिखा इस ख़त में? जी बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में लेने का। देखिए, ये एक बड़ा अहम ख़त है जो दफ्तर ख़ारजा के 16 अहम तरीन अफसरान, जिसमें 7 इनके एडिशनल सेक्रेटरीज हैं और कम व बेश 6 और 7 इनके बाहर में जो इस वक्त पोस्टेड एम्बेसडर हाई कमिश्नर्स हैं वो हैं, जिनमें बरतानिया में सफ़ीर, रशिया में सफ़ीर, ईरान में सफ़ीर, इसी तरह सऊदी अरब में जो सफ़ीर हैं वो तमाम तर वो उनके इस खत के ऊपर दस्तखत मौजूद है। एक्चुअली ये जो आपने जिन ऑफिसर का जिक्र किया, डॉक्टर दियार खान जो है वो ग्रेड 20 के ऑफिसर हैं और 4 अप्रैल को वो नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी लाहौर में जो है वो ट्रेनिंग के ऊपर थे, जिसे सीनियर मैनेजमेंट कोर्स कहा जाता है। वहां पर इनकी प्रेजेंटेशन थी डॉक्टर दियार खान की, और इनके बकौल के जो खत लिखने वाले तमाम अफसरान हैं उनके बकौल उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की कि उन्हें वहाँ पर जो डायरेक्टिंग स्टाफ नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में वो स्टाफ है जो ट्रेनर्स हैं, जो ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं, उन्होंने उन्हें शदीद तजलील का निशाना बनाया। अब ये नहीं बताया गया कि आया वो प्रेजेंटेशन अप टू मार्क नहीं थी, क्या थी। अलबत्ता वो उनके ऊपर उसका बहुत असर हुआ और बेसिकली जब उनकी तजलील की गई तो बहुत सारे उनसे जो जूनियर अफसरान थे उनके सामने उनकी तजलील की गई। 19-20 मई को डॉक्टर दियार खान का जो है वो इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में इंतकाल हो जाता है और उन्हें अब उनके साथ जो गुजरी सारी उन्होंने वो ये सारी जो बिपता है, जो सारी रुदाद है, वो उन्होंने अपने कोलीग्स के साथ शेयर की और उसके बाद ये खत लिखा गया। इस खत में 3-4 अहम तरीन नुकात उन्होंने उठाए। एक तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी बात मैं आप बताने जा रहा हूँ कि जो पाकिस्तान का सिविल ब्यूरोक्रेसी का प्रीमियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर दफ्तर खारजा ने नो कॉन्फिडेंस कर दिया है। उन्होंने कहा इसका सारा निज़ाम फ्लॉड है, यानी गलतियों से भरपूर है और इसका एक स्ट्रक्चर भी जो है वो रॉन्ग है। फिर उन्होंने इसके साथ साथ एक अहम बात की, लासर साहब भी बैठे हुए, उन्होंने कहा कि ये जो ट्रेनिंग दी जाती है
सीनियर अफसरान को इससे पाकिस्तान में ना गवर्नेंस बेहतर हो रही है और ना ऑफिसर की जो कैपेबिलिटी है उसमें कुछ बेहतरी आ रही है। ये खत में लिखा गया, खत आपके पास मौजूद है। उन्हें कहा किसी किस्म की सिविल सर्वेंट की कैपेबिलिटीज, उसकी कैपेसिटी, उसके नॉलेज में कोई इजाफा नहीं होता। और इसके साथ साथ अनड्यू जो है वो स्ट्रेस, ह्यूमिलिएशन, टेंशन, ये सारी की सारी जो है वो जो ज़ेरे तरबियत अफसरान पे उनको इससे गुजरना पड़ता है। लिहाजा उन्होंने कहा कि इस तमाम तर ट्रेनिंग मॉड्यूल को इसका भी ऑडिट कराया जाए और इसके साथ साथ जो है वो इस करिकुलम को भी सारे को रिव्यू किया जाए, सारे ट्रेनिंग मॉडल को जो है इसको रिव्यू किया जाए। मतीन, मैं आपका ये सारा लेटर पढ़ रहा था जैसे आपने बात की है, इसमें तो बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने ये लेटर लिखा है, मतलब कोई आम लोग नहीं है इसमें। जैसे मैं ये नाम पढ़ दूँ, अगर इसमें शकील असगर साहब हैं, लीगल पार्लियामेंट्री अफेयर्स को डील करते हैं। ये मुमताज़, ये जहरा बलोच साहब हैं जो स्पोक्स पर्सन हैं फॉरेन ऑफिस की। फिर सैयद हैदर शाह हैं जो वहाँ पे यूएनओ में होते हैं। इसके बाद मोहम्मद कामरान अख्तर साहब हैं। फिर यहाँ पे साजिद बिलाल साहब हैं, एम्बेसडर टू इजिप्ट। फिर देखें मोहम्मद सलीम साहब हैं। फिर मोहम्मद फैसल, ये हाई कमिश्नर टू यूके साहब है, डॉक्टर फैसल साहब जो हैं। अच्छा, फिर इसके बाद ईरान के एम्बेसडर है मोहम्मद मुदस्सिर, ये टीपू हो गए सर। और फिर इमरान अहमद, ये सदीकी साहब हो गए। उबैदुर रहमान साहब अफगानिस्तान के, रशिया के जो एम्बेसडर हैं तो वो भी हैं। फिर इसके बाद सऊदी अरेबिया वाले हैं। तो दीज आर वेरी टॉप पीपल। और भी नाम है इसमें, जो फ़रूक इकबाल खान साहब हैं, इरफान शौकत साहब हैं, अहमद फ़रूक साहब हैं। और इसमें इसके बाद मेरा इमरान हैदर साहब हैं। ये इतना सारा, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, ये जो यहाँ इनको ट्रेनिंग कराते हैं, अब ये सारे इनका फॉरेन, इनका वो है, इनका एक्सपोजर है, जितने मैंने नाम लिए हैं, ये मॉडर्न दुनिया में रहते हैं, वहाँ पे डील करते हैं, हैंडल करते हैं विद द फॉरेन गवर्नमेंट्स, डिप्लोमेट ऑल ओवर। क्या यहाँ पे ये इनको जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है वो इस काबिल हैं कि इतने हाई प्रोफाइल लोगों को ट्रेन कर सकें, उनको गाइड कर सकें, उनकी कैपेबिलिटीज़ इम्प्रूव कर सकें? इनके पास कैपेसिटी है इतनी? जो मैंने नाम पढ़े हैं, कुछ को मैं जानता हूँ, साफ ज़ाहिर है, मतलब ये तो पूरी दुनिया फिरने वाले लोग हैं, ये पूरी दुनिया के साथ बैठ के डिप्लोमेसी कर रहे होते हैं, हैंडल कर रहे होते हैं। तो यहाँ जो स्कूल बने हुए हैं उनके पास ऐसा क्राइटेरिया, कोई है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के जो इनसे ज़्यादा जानते हों और इनको गाइड करें और इनको इम्प्रूव करें? जी, क्लासेस साहब, बड़ा बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट आपने नुक्ता उठाया। और इसी ये जो आपकी तशवीश है, जो आपका नुक्ता है, जो आपका सवाल है, इन्होंने यही चीज़ खत के अंदर हाईलाइट की है कि जो करिकुलम है, जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है और ये तमाम तर जो वहाँ इंस्ट्रक्टर्स हैं, डायरेक्टिंग स्टाफ उसे कहते हैं, बड़ा सीनियर स्टाफ है, उसके ऊपर उन्होंने नो कॉन्फिडेंस किया। और आपका स्पेसिफिकली ये सवाल कि आया वो इस काबिल हैं कि दुनिया के इतने बड़े बड़े मंजे हुए हमारे सफारतकार हैं, सऊदी अरब में सफीर हैं, वो पहले डेनमार्क में रहे, डॉक्टर फैसल जर्मनी में रहे, जर्मनी में सफीर डॉक्टर फैसल थे। वही डिप्लोमेट जो दुनिया भर में नेगोशिएशंस करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करते हैं। तो मैं बिल्कुल आपकी बात से ये इत्तेफाक करता हूँ कि ये वो जो डायरेक्टिंग स्टाफ है, जो ट्रेनिंग स्टाफ है, वो इतना अहल नहीं है। मुझे याद है डॉक्टर ज़फ़र ताब साहब बड़े हमारे दोस्त थे, वो एक बात कहते होते थे कि हमारी प्रमोशन है ना ग्रेड 22 या किसी भी ग्रेड में 20वां 21वां जो भी हो, तो उसका फैसला एक हवालदार की रिपोर्ट करती होती है जो निचले लेवल पे, अगर आपके पास आए, आप उठ के नहीं मिले, चाय नहीं पिलाई, इज्जत नहीं दी, तो आपकी ग्रेड 22 की प्रमोशन गई है। तो यही हिसाब यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो यहाँ पे आपने ट्रेनिंग के लिए लोग रखे हुए हैं, मतलब है कि जो इतने बड़े बड़े टॉप डिप्लोमेट्स को बैठ के उनका फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं। ये एक और चीज़ भी, मैं मेरी किसी से बात हो रही थी कि वो कहते हैं कि ये जो आपने सिस्टम बनाया हुआ कि दुनिया भर से बुला लिए जाते हैं, यहाँ पे उनके खर्चे हो रहे हैं, टिकट्स हो रहे हैं, आ रहे हैं, हफ्ता 2 हफ्ते, महीने 3-4 महीने जो भी ट्रेनिंग है, ये वाकई कोई उसमें इफेक्टिव है सिस्टम? ये कोई मदद करता है किसी इनको इम्प्रूव करने में या बेहतर बनाने में, या पैसा लग रहा है सारा? देखिए जी, ये कतन किसी किस्म का ये मावन और मददगार साबित नहीं होता है। तमाम तरबियती जो सिस्टम है, आपने सही कहा, हमारे कई दोस्त अहबाब हैं, DMG के हैं जो आजकल पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इनके भी कई अफसरान बाहर पोस्टेड हैं। इसी तरह फॉरेन सर्विस के ये तमाम तर बाहर पोस्टेड हैं, इनको बाहर से बुलाया जाता है। फिर उसके बाद इनको मुख्तलिफ ग्रुपों में खुलासा साहब सरकारी खर्चे के ऊपर, कोई यूरोप जाते हैं, कोई अमेरिका जाते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कईयों को अफ्रीका के कई मुल्कों के दौरे कराए जाते हैं। लेकिन इसका बकौल इस खत के, इसका ब्यूरोक्रेसी की कैपेबिलिटी के ऊपर, उनकी इस्तेदाद कार के ऊपर
और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इस तमाम तर ट्रेनिंग से पाकिस्तान की गवर्नेंस में आज तक कोई तब्दीली नहीं आई। अच्छा, एक मतीन बात बताएं, ये लेटर लिखा गया सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को, जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने लिखा है, थ्रू प्रॉपर चैनल गए हैं। आप समझते नहीं है कि फॉरेन सेक्रेटरी साहब को ये पूरा केस बना के ये कैबिनेट को भेजना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑफिस में भेजते, एक समरी लेकर जाते हो, पूरी कैबिनेट को ब्रीफ करते कि दैट्स व्हाट हैज बीन डन विद आवर ऑफिसर्स, और ये वहाँ पे बैठे ऑब्सोलीट चीज़ें बैठे, रादर दैन ये तो सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट क्या करेंगे, वो तो डंप करके रख लेंगे, हाँ जी देखते हैं, ऊपर सीन कर लिया, अप्रूव कर दिया, साइड पर कर दिया। तो मैं तो समझता हूँ कि फॉरेन सेक्रेटरी साहब को ये बात जो है, ये तो वज़ीर आज़म और कैबिनेट को लिखनी चाहिए थी। ये तो उन्होंने भी अपने अफसरान का जो गुस्सा था, एंगर था, उसको डंप करने के लिए उन्होंने कहा चलो एक यहाँ ऑफिशियल खाता है, एक इनको भेज देते हैं, इसको सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट क्या कर लेंगे, वो ठीक है चीज़ों को मैनेज करते होंगे। ठीक है मतीन हैदर साहब, अगर ये सवाल का जवाब ब्रेक के बाद दे दें, यहाँ पे ब्रेक लेनी है और इस सवाल का जवाब लेते हैं मतीन हैदर साहब से इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मतीन हैदर साहब, क्लास साहब ने सवाल किया था ब्रेक से पहले आपसे। जी बिल्कुल, देखिए प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं भेजी गई? बिल्कुल कि ये जो लेटर है ये प्राइम मिनिस्टर को कैबिनेट को क्यों नहीं भिजवाया गया। एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी जो है वो चूंकि फेडरल ब्यूरोक्रेसी को रेगुलेट करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स की ट्रेनिंग, उनकी प्रमोशन, तमाम तर चीज़ों के जिम्मेदार फेडरल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट है। तमाम तर जो कायदे और ज़वाबित, तमाम तर चीज़ें बनाई जाती हैं। तो उन्होंने ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी को लिखा है, वो इसकी तहकीकात करेंगे। उसके बाद फिर ये तय किया जाएगा। अगर ये समझते हैं दफ्तर खारजा के अफसरान, कैबिनेट बेसिकली एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेती है, जो अहम तरीन फैसले होते हैं वो कैबिनेट करती है। ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी को लिखा गया, क्योंकि सिविल सर्विस के तमाम रूल, कायदे और ज़वाबित वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन वज़ा करता है, उन्हीं के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करता है। तो इसलिए उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को लिखा। उसके बाद इंक्वायरी आएगी, फिर इनके ऊपर डिपेंड होगा कि आया ये इसको। मतीन, आपको लगता है कि उस एक यंग डेथ हुई, ग्रेड 22 के ऑफिसर यंग होते हैं, उनके फैमिली, उनके बच्चे, उनका फ्यूचर, पूरी फैमिली सफ़र करते हैं, इस तरह की चीज़ें हुई, जिस तरह ऑफिसर ने लिखा, उन्होंने उनको ह्यूमिलिएट किया गया, इंसल्ट की गई वहाँ पे ट्रेनिंग वो इंस्टीट्यूट में। तो क्या कोई इसकी उनकी डेथ की इंक्वायरी भी होगी, नंबर 1, और नंबर 2 क्या सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट जो है इस पे एक्ट करते हुए कोई फर्दर कोई चेंजेस कोई लाएंगे, वो अगर वो कोई समरी बनाकर कैबिनेट को भेजेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली बिग अप्रूवल तो कैबिनेट ने देनी है, वो चाहे फॉरेन ऑफिस मूव करे और साथ में एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनका साथ दे, तो चेंजेस अप्रूवल तो कैबिनेट ये करती है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। बिल्कुल, हाँ, ये बिल्कुल बड़ा अहम सवाल है आपका। तो एक तो आपने बिल्कुल सही कहा, डॉक्टर दियार खान की फैमिली जो है वो सफ़र करेगी, अगरचे कि वो जो एमॉल्यूमेंट्स हैं, जो माली इस वक्त जो बेनिफिट्स हैं, वो तो इंक्वायरी होगी। मैं पूछ रहा हूँ उनकी डेथ इंक्वायरी होगी, जो उन्होंने एलिगेशन, बड़े सीरियस एलिगेशन लगाए गए हैं इंस्टीट्यूट के स्टाफ पे और उनके ये ट्रेनर्स पे, कि कैसे उन्होंने इंसल्ट किया और उनको स्ट्रेस मिला है। बिल्कुल, ये जो डेथ की इंक्वायरी है ये बिल्कुल होगी। ठीक है। और जो लेक्चर हॉल है, उस लेक्चर हॉल के अंदर वो वीडियो मौजूद है, जहाँ पे ट्रेनर्स और उनका जो डायरेक्टिंग स्टाफ है, जिस तरीके से डॉक्टर दियार खान को जो है वो ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, वो लोग आइडेंटिफाइड हैं, सीनियर ट्रेनर्स हैं। और दूसरा, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये इसके बाद देखना ये है कि इसके अंदर कोई तब्दीली आएगी तरबियती मियार के अंदर, उसके तरीकाकार के अंदर, कोई रूल ज़ाब्ते, वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ही करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मतीन हैदर साहब, आपने एक्सक्लूसिवली हमें वक्त दिया और ये जो आपकी एक्सक्लूसिव स्टोरी है इस हवाले से हमें डिटेल्स बताई। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।